पिछले अध्याय में आपने देखा कि नजरिए का महत्व क्या होता है और हमें सकारात्मक रुख अपनाना क्यों जरूरी है। मतलब पॉजिटिव सोचना क्यों जरूरी है। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अब हम पॉजिटिव कैसे सोचें, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। चलिए आज हम दूसरे अध्याय में ये सीखेंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। बचपन में जो भी नजरिया हम बनाते हैं वे पूरी जिंदगी साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहद आसान और बढ़िया होगा कि कच्ची उम्र के दौरान ही हम सही नजरिया अपनाएं। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर कभी जानबूझकर या गलती से हम नकारात्मक और बुरा नजरिया अपना लेते हैं तो उससे बंध ही रहेंगे? जाहिर है बिल्कुल नहीं। तो क्या हम बदल सकते हैं? हाँ। क्या ये आसान होगा? तो बिल्कुल नहीं। आप कैसे एक अच्छा नजरिया बनाकर उसे कायम रख सकते हैं, चलिए जानते हैं। अच्छा नजरिया बनाने वाले उसूलों को जानेंगे। अच्छा बनने की इच्छा रखें। उन उसूलों का पालन करने के लिए निष्ठा और अनुशासन को अपनाएं। वातावरण, शिक्षा और तजुर्बे के बावजूद एक समझदार इंसान होने के नाते हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। जिंदगी में कभी ना कभी हमें जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। हम खुद को दोषी मानने के बजाय हर व्यक्ति और हर चीज को दोषी ठहराते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद तय करें। समझदार इंसान होने के नाते ये जरूरी है कि हम अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करें। गलत नजरिए वाले लोग अपनी कामयाबी के लिए पूरी दुनिया, अपने माँ बाप, गुरु, जीवन साथी, अर्थव्यवस्था और सरकार को दोषी ठहराते हैं। आपको अपने अतीत से दूर हटना होगा। अपने बीते हुए कल की धूल झाड़कर सही रुख अपनाना होगा। अपने सपनों को बटोरिए और आगे बढ़िए। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई जैसी सही चीजों की सोच हमारे दिमाग को अच्छी सोच के दायरे में ले जाती है। अगर हम सही नजरिया बनाकर उसे कायम रखना चाहते हैं तो आप उन कदमों को ध्यान से सुनिए जो अब मैं बता रही हूँ। पहला कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। हमें एक अच्छा खोजी बनने की जरूरत है। जीवन में हमें सही या अच्छाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए हम किसी व्यक्ति या हालात में कमियों को देखने की बजाय उनकी सही चीजों और अच्छाइयों को देखना शुरू करें। हम अपने स्वभाव के कारण दूसरों में कमियां व गलतियां ढूंढने के इतने आदी हो जाते हैं कि उसकी सही तस्वीर भूल जाते हैं। गलतियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी गलतियां ढूंढने से नहीं चूकेंगे। ज्यादातर लोग जिस चीज की तलाश कर रहे होते हैं वे पा ही लेते हैं। अगर वे दोस्ती, खुशियां या अच्छाई की तलाश कर रहे होते हैं तो वही उन्हें मिल भी जाती है। अगर वे झगड़ा या महत्वहीनता ढूंढते हैं तो वह उन्हें मिलता है। सावधान, अच्छाइयों को तलाश करने का मतलब ये नहीं है गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्कॉटलैंड का एक युवक एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आया और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक बन गया। एक समय ऐसा था जब 43 करोड़पति कार्नेगी के लिए काम करते थे। 50-60 साल पहले $1 मिलियन बहुत सा पैसा होता था। आज भी ये बहुत सा पैसा है। किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तब कारंगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा है। जब आप 1 तोले सोने के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलाश में नहीं बल्कि सोने की तलाश में जाते हैं। आपकी नजर किस पर है? सोने की खुदाई करने वाले जैसा बने। अगर आप लोगों और चीजों में गलतियां ढूंढेंगे तो ये बहुत मिल जाएंगी। आप क्या तलाश रहे हैं? एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक अहम संदेश छिपा है। हर व्यक्ति और हर हालात में कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता ही है। कभी कभी अच्छा पाने के लिए काफी गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि ये साफ दिखाई ना पड़ रहा हो।
लोगों और हालात में गलतियां तलाशने की हमें इतनी आदत हो गई है, क्या ठीक है ये देखना ही भूल जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। याद रखें, जब आप सोने की खोज में जाते हैं तो आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है 1 तोला सोना पाने के लिए। जब आप खोज में निकलते हैं तो मिट्टी की नहीं बल्कि सोने की खोज में निकलते हैं। चलिए जानते हैं कि गलत नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स कैसे निकालते हैं। चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग हर बात में नुक्स निकालते ही हैं। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप किस तरफ है, वे हमेशा दूसरी तरफ ही रहेंगे। नुक्स निकालने को ही उन्होंने अपना करियर बना लिया है। वे व्यवसायिक आलोचक हैं। वे ऐसे नुक्स निकालते हैं मानो कोई कंपटीशन चल रहा हो और उसमें उन्हें इनाम जीतना है। वे हर एक आदमी हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हर घर, हर परिवार या दफ्तर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग हर जगह दूसरों के नुक्स निकालते रहते हैं और सबसे कहते हैं कि हर चीज का कितना बुरा हाल है और अपनी मुसीबतों के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे आदमियों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूस लेने वाले कहलाते हैं, एनर्जी सकर्स। ऐसे लोग किसी कैफेटेरिया में जाएंगे और इस बहाने से 20 कप चाय, कॉफी और सिगरेट पीकर दिल बहलाएंगे कि वे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वे खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए ज्यादा तनाव ही बढ़ाते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हो। रॉबर्ट फुलटन ने भाप से चलने वाली नाव की खोज की। हडसन नदी के किनारे वे अपनी नई खोज का प्रदर्शन कर रहे थे। वहां कुछ निराशावादी और शकी मिजाज लोग भी इस खोज को देखने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये नाव तो कभी चलेगी ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वे नाव चल पड़ी और जैसे ही वे नदी में आगे बढ़नी शुरू हुई तो जो कहते थे कि नाव चलेगी ही नहीं, वही निराशावादी लोग चिल्लाने लगे कि अब ये नाव कभी रुकेगी ही नहीं। ये भी क्या नजरिया है। कुछ लोग हमेशा कमियों की ही तलाश में रहते हैं। चलिए जानते हैं। एक शिकारी था। उसने एक चिड़िया मारने वाला कुत्ता खरीदा जो दुनिया में अपनी तरीके का अकेला था, क्योंकि वे कुत्ता पानी पर चल सकता था। ये करिश्मा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को ये काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। शिकारी ने अपने एक दोस्त को बतख के शिकार पर बुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ बतखों को मार गिराया। शिकारी के कहने पर कुत्ता सारे दिन पानी पर दौड़ दौड़ कर बतखों को लाता रहा। मालिक को अपने आश्चर्यजनक कुत्ते की तारीफ की उम्मीद थी, लेकिन उस दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। और जब वे घर वापस लौट रहे थे तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे कुत्ते में कुछ अनोखी बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, जरूर, मैंने कुछ अनोखी बात महसूस की। तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ गलत पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी लोग कभी भी तारीफ करना नहीं जानते। निराशावादी लोग मुसीबतों के बारे में बात ना करें तो वे नाखुश होते हैं। खुशी के हालात में भी ये बुरा महसूस करते हैं और इसी डर से कि नहीं जाने कल क्या हो। अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय वे कंप्लेंट काउंटर पर ही गुजार देते हैं। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। जिंदगी के आईने में दरारें ढूंढने में लगे रहते हैं। ये सुनने के बाद कि बिस्तर पर ही ज्यादातर लोग मरते हैं, ये बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। अपनी सेहत का मजा नहीं ले सकते क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद कल बीमार हो जाएंगे। सिर्फ बदतर हालात की उम्मीद ही नहीं करती, बल्कि जो कुछ भी होता है उसे बद से बदतर बना देते हैं। ये आम को नहीं गुठली को देखते हैं। ये यकीन करते हैं कि सूरज सिर्फ परछाइयां बनाने के लिए ही चमकता है। अपनी खुशियों को भूलकर सिर्फ मुसीबतों को ही गिनते हैं। ये विश्वास करते हैं कि कड़ी मेहनत किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चांस क्यों लिया जाए। अब आशावादी लोग कौन होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। इतना मजबूत बने कि कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जिस किसी से भी मिले अच्छी सेहत, खुशी और तरक्की की ही बात करें। सभी दोस्तों को ये एहसास कराए कि उनमें भी खूबियां हैं। हर चीज के अच्छे पहलू को ही देखे। सिर्फ सबसे बढ़िया के बारे में सोचे। सबसे बढ़िया के लिए ही काम करें और सबसे बढ़िया की ही उम्मीद करें, जितने कि आप अपनी कामयाबी के लिए होते हैं। दूसरों की कामयाबी के लिए भी उतने ही उत्साहित बने। पुरानी गलतियों को भूलकर आने वाली उपलब्धियों की ओर बढ़े। सबसे मुस्कुरा कर मिले,
अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना ज्यादा वक्त दें कि आपके पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता ना सताए और इतने उदार बने कि गुस्सा ना आए। चलिए जानते हैं दूसरे कदम के बारे में। दूसरा कदम है हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी काम में टाल मटोल करते हैं। मैं जानता हूं मैंने भी किया है और बाद में मैं पछताया भी हूँ। टाल मटोले की आदत घटिया रवैये को बढ़ावा देती है। इंसान को इतनी थकान काम करने की मेहनत से नहीं होती जितनी कि टाल मटोले की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली और हौसला देता है, जबकि आधा अधूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर आप सही नजरिया बनाना और उसे कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए और काम को तुरंत करने की आदत डालिए। वे चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वे गुजर गया कुछ न कर हार कर। ये जेम्स अल्बरी ने कहा था। आपने कुछ बच्चों के मुंह से ये तो सुना होगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, वे करूंगा और बड़ा खुश हो जाऊंगा। और जब वे बड़ा हो जाता है तब कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके ये कर लूंगा, वे कर लूंगा और फिर खुश हो जाता है। और जब वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि जब मुझे पहली नौकरी मिलेगी तब मैं ये करूंगा, वो करूंगा और खुश हो जाऊंगा। और जब उसे पहली नौकरी भी मिल जाती है तब वे कहता है कि शादी करने के बाद ये करूंगा, वे करूंगा और खुश हो जाऊंगा। जब शादी भी हो गई तो वो कहता है कि जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब मैं ये करूंगा, वो करूंगा और खुश हो जाऊंगा। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के बाद वे कहता है कि रिटायर होने के बाद मैं ये करूंगा, वो करूंगा और खुश हो जाऊंगा। और जब वे रिटायर होता है तब वे क्या देखता है? वे देखता है कि जिंदगी तो उसकी आंखों के सामने से यूं ही गुजर गई। कुछ लोग अपनी टालमटोली की आदत को खूबसूरत लफ्जों की आड़ में छिपाते हैं, ये कहकर कि मैं तो अभी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ। 6 महीने सोचने के बाद भी वे कहते हैं मैं तो अभी भी बारीकी से सोचने में काम में लगा हूं। वे ये नहीं समझते कि वे एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए हैं जिसे बारीकी से सोचने का लकवा यानी पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। फिर टालमटोली की आदत वालों में दूसरे तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और 6 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। और इस तरह से वे समझ नहीं पाते कि वे बहानेबाजी की बीमारी के शिकार है और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस फिलॉसफी में यकीन करते हैं। बस हमें एक ही मौका मिलता है और इस खेल का जिसे जिंदगी कहते हैं। दाव पर बहुत कुछ लगा होता है और दावों पर लगी होती है आने वाली पीढ़ियां। हम कहाँ हैं और किस दौर में है, इसका जवाब कि हम इसी दौर में हैं और यही हैं। आइए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है। पैगाम ये है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशी के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। अगर आप सही नजरिया अपनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख ले, तुरंत काम करो, डू इट नाउ, और टाल मटोली की आदत छोड़ दो। ये शब्द जिंदगी में कभी इस्तेमाल मत करना। ये हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सारे विजेता टालमटोल करना तो चाहते थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। जब लोग कहते हैं मैं ये काम किसी दिन कर लूंगा तो इसका ये साफ मतलब होता है कि ये काम कभी नहीं होगा। कुछ लोग घर से निकलने से पहले इस इंतजार में रहते हैं कि कब सब बत्तियां हरी होंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा और काम की शुरुआत करने से पहले ही वे हार चुके होंगे। ये बेहद अफसोस की बात है। तो सबसे जरूरी पॉइंट 2 नंबर हमने सीखा कि टाल मटोली की आदत छोड़ दे।
चलिए चलते हैं तीसरे कदम की ओर, जो है एहसानमंद होने का नजरिया अपनाएं। अपनी नियामतों को गिने, मुश्किलों को नहीं। गुलाब की खुशबू का लुत्फ उठाने का वक्त निकालिए। आमतौर पर हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से कोई अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन मुआवजे के तौर पर उसे लाखों डॉलर मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ज्यादा नहीं। हमारे पास जो नहीं है उसका रोना रोने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि जो है उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जब मैं आपकी मुश्किलों की नहीं बल्कि नियामतों के लिए शुक्रगुजार होने की बात करती हूँ, तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप जिस हाल में हैं उसी हाल में संतुष्ट रहें। अगर आपने मेरी बात का मतलब आत्मसंतुष्टि से निकाला है, तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी हूँ, और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। मनपसंद मतलब निकालने की आदत की मिसाल देने के लिए मैं आपको उस डॉक्टर की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसे शराबियों के बीच भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वे वहां एक प्रदर्शन करना चाहता था जिसे देखकर लोग समझ जाए कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इसके लिए उसने शीशे के 2 जार लिए, एक में साफ पानी भरा था और दूसरे में शराब। उसने एक केचुआ साफ पानी के जार में डाला, वे आराम से उसमें तैरता हुआ ऊपर आ गया। दूसरा केचुआ उसने शराब के जार में डाला और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने वे टुकड़े टुकड़े हो गया। वे इस उदाहरण से साबित करना चाहता था कि शराब हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही नुकसान पहुंचाती है। उसने उन शराबियों से पूछा, इससे हमें क्या सबक मिलता है? तभी पीछे से एक आदमी बोला, अगर आप शराब पिएंगे तो आपके पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या यह संदेश डॉक्टर देना चाहता था? नहीं, हरगिज नहीं। इसे ही मनपसंद का मतलब निकालना कहते हैं। यानी हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं और वे नहीं जो कहा जा रहा है। हमारी बहुत सी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह होती है, इसलिए अपनी नियामतों को गिने, मुश्किलों को नहीं। चलिए चलते हैं चौथे कदम की ओर, जो है लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। गेट इनटू अ कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। आइए हम कुछ गलतफहमियों को अपने रास्ते से हटाएं। ये आम विश्वास की बात है कि शिक्षा पाने की जगह स्कूल और कॉलेज ही समझे जाते हैं। मैं कई देशों में अपने सेमिनार के दौरान लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या हम सचमुच अपनी शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में पाते हैं? आमतौर पर सबकी राय एक सी थी, कुछ तो शिक्षा पाते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। स्कूल कॉलेज में हमें ढेरों जानकारियां मिलती है। मुझे गलत ना समझे, पढ़ा लिखा होने के लिए हमें जानकारी तो चाहिए, लेकिन हमें शिक्षा का सही मतलब समझने की जरूरत है। बौद्धिक शिक्षा जहां आपके दिमाग पर असर करती है, वही मूल्यों पर आधारित शिक्षा आपके दिल पर। असलियत में जो शिक्षा दिल पर असर न डाले वे नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम परिवार, दफ्तर और समाज को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने मूल्य और नैतिक शिक्षा का कम से कम एक स्तर हासिल करना होगा। जो शिक्षा ईमानदारी, दया, साहस, इरादा और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी और बेहद जरूरी खूबियों को बढ़ाती और बनाती है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की जरूरत है। मैं तो इस बात पर जोर दूंगी कि एक ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन नैतिक शिक्षाहीन व्यक्ति के मुकाबले नैतिक शिक्षा वाले व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता पाने में ज्यादा काबिल होगा। चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों की शिक्षा कच्ची उम्र के साथ आती है, क्योंकि बच्चा इन शिक्षाओं के साथ पैदा नहीं होता। चलिए अब जानते हैं मूल्यहीन शिक्षा क्या होती है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। सही शिक्षा दिलो दिमाग दोनों पर असर डालती है। एक अनपढ़ चोर मालगाड़ी से माल चुरा कर ले जाएगा, जबकि एक पढ़ा लिखा चोर पूरी मालगाड़ी ही चुरा कर ले जाएगा। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। ये शब्द है स्टीवन मुलर, प्रेसिडेंट जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के। हमारी कोशिश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रेड पाने के लिए। ज्यादा सीखे बिना भी
अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल सकती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो ये है कि सीखने के सही तरीके को सीखे। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। चलिए, शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि फैसले भी सही हो। चलिए जानते हैं। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। वे अनपढ़ था, इसीलिए उसने कभी अखबार नहीं पढ़ा था। ऊंचा सुनाई देने की वजह से उसने कभी रेडियो भी नहीं सुना था। उसकी आंखें कमजोर थी, इसलिए उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। लेकिन वह ढेरों समय से बड़े उत्साह से बेचा करता था। उसकी बिक्री और मुनाफा दिनों दिन इतना बढ़ता गया कि परिणाम स्वरूप उसे ज्यादा सामान और बड़ा चूल्हा खरीदना पड़ा। जब उसका व्यापार दिन दुगना बढ़ रहा था, तब उसका बेटा, जिसने हाल ही में कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी की थी, अपने बाप के साथ काम में जुट गया। उन्हीं दिनों एक अजीब घटना घटी। बेटे ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या व्यापार में आने वाली मंदी के बारे में आपको जानकारी है? पिता ने जवाब दिया, नहीं, मुझे इस बारे में बताओ। बेटे ने आगे कहा, अंतरराष्ट्रीय हालात बेहद खराब है और राष्ट्र के हालात तो उससे भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज पढ़ चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है, इसीलिए उसे सब जानकारी है। उसकी सलाह को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अगले ही दिन से पिता ने समोसों के कच्चे सामान की खरीद कम कर दी। दुकान का बोर्ड भी हटा दिया। काम में उसका उत्साह भी कम होता चला गया। जल्द ही उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना कम होता चला गया और उसकी बिक्री भी गिरने लगी। तब बाप ने बेटे से कहा, तुम ठीक थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समय से पहले ही आगाह किया था। इस कहानी से क्या सबक मिलता है, आइए जानिए। पहला, बहुत बार हम अक्लमंदी और सही फैसले में फर्क नहीं कर पाते। नंबर 2, एक इंसान अक्लमंद तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले गलत हो सकते हैं। नंबर 3, अपने सलाहकारों को ध्यान से चुनिए और अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, औपचारिक शिक्षा होने या ना होने पर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है और होगा भी, अगर उसमें ये 5 खूबियां हो। पहला, चरित्र। दूसरा, कमिटमेंट। तीसरा, दृढ़ विश्वास। चौथा, विनम्रता। पांचवा, हौसला या साहस। अगर किसी भी इंसान में ये 5 खूबियां हैं, तो वे औपचारिक शिक्षा के बिना भी सफल हो सकता है। चलिए दोबारा चलते हैं कहानी से सबक की ओर। तो 5वां सबक जो हमें इस कहानी से मिला वो ये है कि बड़े अफसोस की बात तो ये है कि बहुत से ऐसे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है जो नाकामयाबी की जिंदा मिसाल है। किसी चीज को जल्दी सीख लेने का नाम अक्लमंदी है। काबिलियत वे खूबी है जो शिक्षा को इस्तेमाल करना सिखाती है। जब हमें शिक्षा को इस्तेमाल करने की काबिलियत और इच्छा दोनों होती है तो उसे ही सामर्थ्य कहते हैं। इच्छा ही वे नजरिया है जो हुनरमंद को सामर्थ्यवान बनाती है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। विंस्टन चर्चिल का कहना था, यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। तब मैं शिक्षित किसे कहूं? पहले वे जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय और सही कदम उठाने में शायद भी कभी चूकते हो। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे, वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं,
वे ही सर्वसंपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित है। थोड़े में कहे तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर उनमें अक्लमंदी और बेवकूफी, अच्छे और बुरे, सौम्यता और अश्लीलता के बीच चुनाव करने की काबिलियत है, तो उनके पास अक्षर की डिग्रियां हो या ना हो, वे ही सही मायने में शिक्षित है। विशेषज्ञ वही होता है जो सारे जवाब जानता है, अगर आप सही सवाल पूछें। चलिए अब जानते हैं बहुमुखी शिक्षा क्या है। व्हाट इज ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। कुछ जानवरों ने जंगल में स्कूल शुरू करने का फैसला किया। स्टूडेंट में शामिल थे एक कुत्ता, एक मछली, एक चिड़िया, एक खरगोश, एक गिलहरी और कम दिमाग वाली एक ईल। ईल होती है सांप की तरह एक मछली। एक बोर्ड बनाया गया। बहुमुखी शिक्षा देने के ख्याल से बोर्ड ने फैसला किया कि स्कूल में उड़ने, पेड़ पर चढ़ने, तैरने और जमीन में बिल बनाने की शिक्षा सिलेबस में शामिल होगी, ताकि सभी को बहुमुखी शिक्षा दी जा सके और सभी जानवरों को सभी विषय कंपलसरी थे। चिड़िया उड़ान भरने में तो फर्स्ट आई, पर जब बिल बनाने की बात आई तो वे अपनी चोंच और पंख तोड़ती रही और फेल रही। जल्द ही पंख टूटने की वजह से चिड़िया उड़ने में भी नाकामयाब रही। वहीं पेड़ पर चढ़ना और तैरना उसके लिए दूर की बात थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में फर्स्ट आई, पर तैरने में फेल रही। मछली तैराकी में तो फर्स्ट रही, चूंकि वे पानी से बाहर नहीं आ सकती थी, इसीलिए बाकी हर चीज में फेल हो गई। कुत्ते ने स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया और टैक्स देना बंद कर दिया, और भौंकने को सिलेबस में शामिल करवाने के लिए मैनेजमेंट से झगड़ने लगा। बिल खोदने में खरगोश फर्स्ट रहा, लेकिन पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश के दौरान वे सिर के बल गिरता रहा और उसके सिर में जबरदस्त चोट आई, जिसकी वजह से जल्द ही वे बिल खोदने में नाकामयाब होने लगा। दिमागी तौर पर कमजोर ईल ने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया। वही अपनी क्लास में फर्स्ट आई। स्कूल का बोर्ड बेहद खुश था, क्योंकि सभी स्टूडेंट बहुमुखी शिक्षा पा रहे थे। स्टूडेंट्स का अपनी खास खूबियों और काबिलियत को खोए बगैर जिंदगी के लिए तैयार रहना ही सही मायनों में बहुमुखी शिक्षा है। कुदरत ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी है। वी आर ऑल गिफ्टेड विद सम स्ट्रेंथ। हर्मिंग बर्ड एक गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया का नाम है। हर्मिंग बर्ड का वजन 1 तोले के बराबर होता है। अपने इसी कम वजन की वजह से ये चिड़िया अपने पंखों को 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है, जो सोचने में भी कितना कठिन लगता है। ये ऊंची उड़ान, हवा में तैरना और छलांगे लगाने जैसा काम तो नहीं कर सकती, लेकिन फूलों पर मंडराते हुए ही उनका रस ले लेती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी पक्षी है। लगभग 300 पाउंड के अपने वजन के कारण ये उड़ नहीं सकता। हालांकि इसके टांगे इतनी मजबूत होती हैं कि प्रति घंटा 50 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट के लंबे लंबे कदम भर सकता है। चलिए आप जानते हैं अज्ञानता क्या होती है। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरह का आत्मविश्वास होता है, जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। अज्ञानता कोई बुराई नहीं, लेकिन अज्ञानता के साथ भविष्य बनाने की बात सोचना बेवकूफी है। कुछ लोग अज्ञानता को ही इकट्ठा करते रहते हैं और उसे शिक्षा समझने की भूल करते हैं। अज्ञानता कोई आनंदमय चीज नहीं है, ये तो एक मुसीबत, दुख, गरीबी और बीमारी है। अगर अज्ञानता आनंद में बात ही होती तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं है? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है, तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। बुद्धिमत्ता अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। अनुमान है कि जानकारियां हर साल दोगुनी होती चली जा रही हैं। जब जानकारियां इतनी आसानी से उपलब्ध हो, तो अज्ञानता को दूर भगाना आसान होता है। दुख की बात यह है कि सबसे जरूरी चीज को छोड़कर हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है। हमें पढ़ना, लिखना सिखाया जाता है, मगर वो दिमाग की शिक्षा किस काम की जिसमें इंसानियत की कीमत ना हो। स्कूल तो ज्ञान के झरने हैं, जहां कुछ छात्र अपनी प्यास बुझाते हैं, तो कुछ 1-2 घूंटी पीते हैं और कुछ तो सिर्फ कुल्ला ही करते हैं।
चलिए अब जानते हैं व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है, यानी कॉमन सेंस क्या होता है। व्यवहारिक बुद्धि के बगैर शिक्षा और ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को उसके सही रूप में देखने और उसे जैसा किया जाना चाहिए उस रूप में करने की काबिलियत को ही व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ पैदा होते हैं: छूना, स्वाद लेना, देखना, सूंघना और सुनना। लेकिन कामयाब लोगों के पास एक छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती है, जिसे व्यवहारिक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के 4 कदम देखे। पहला कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालें, टाल मटोली ना करें। तीसरा कदम, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। दोस्तों, चौथा कदम अभी हमारा आधा बाकी है। हमने केवल अभी इतना जाना कि शिक्षा क्या होती है और अज्ञानता क्या होती है। अब अपने दिमाग को तेज कैसे किया जा सकता है, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।